वेलकम टू जूही भारद्वाज चैनल में। मैं आपके लिए डीएल सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज का आज इस वीडियो में चैप्टर 4 का फोर्थ पार्ट लेकर आई हूँ। आप वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो हम गोखले विधेयक इस पार्ट में हम देखेंगे गोखले विधेयक। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम शिक्षा अनिवार्य का प्रस्ताव सन 1910 में धारासभा में रखा। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम शिक्षा अनिवार्य का प्रस्ताव सन 1910 में धारासभा में रखा। फिर 16 मार्च 1911 को विधेयक प्रस्तुत किया। जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को अनिवार्य करना था। केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें, स्थानीय संस्थानें और रियासतें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए विधेयक रद्द कर दिया। फिर से देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम शिक्षा अनिवार्य का प्रस्ताव सन 1910 में धारासभा में रखा। फिर 16 मार्च 1911 को विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को अनिवार्य करना था। केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें, स्थानीय संस्थानें और रियासतें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए विधेयक रद्द कर दिया। आगे, गोखले के प्रयासों का भारतीय शिक्षा विभाग पर नीति पर प्रभाव। गोखले के विधेयक ने देश में क्रांति फैला दी। केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारें तथा शिक्षित समाज, राजनीतिक दल तथा सभी को इसके बारे में पता चलने लगा। गोखले के विधेयक ने देश में क्रांति फैला दी। केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों तथा शिक्षित समाज और राजनीतिक दल तक सभी को इसके बारे में पता चलने लगा। केंद्रीय सरकार को लगने लगा कि देश में प्राथमिक शिक्षा की मांग तेज हो गई है, इसलिए सरकार ने प्रांतीय सरकारों को प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिए आदेश दिया। इसलिए प्रांतों की सरकारों ने अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किए। सभी बड़े बड़े प्रांतों में शीघ्र ही अनिवार्य कर दी गई। इस बिल का प्रभाव यह हुआ कि सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में 50 लाख रुपए को धनराशि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए देने की घोषणा की। देश में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाने की मांग चारों ओर आने लगी। ऐसी हालत में जरूरी हो गया कि सरकार अपनी शिक्षा नीति पर पुनः विचार करे। 21 फरवरी 1913 को सरकार ने अपनी शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव सामने लाना पड़ा, जिसके अनुसार शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़े। इस नीति के मुख्य सुझाव निम्न हैं। नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा से पहले प्राथमिक विद्यालयों का विकास किया जाए। नंबर 2, उत्तर प्राथमिक विद्यालय अधिक संख्या में खोले जाएं। पाठशालों और मकतबों को सहायता दी जाए। नंबर 4, शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। स्वतंत्र भारत में शिक्षा। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। भारतीय शिक्षा के विकास को एक नवीन दिशा प्रदान करने के लिए वर्ष 1948 में शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इस शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया और कहा कि शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए और शिक्षा के संपूर्ण आधार में परिवर्तन किया जाना चाहिए। फिर से एक बार देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। भारतीय शिक्षा के विकास को एक नवीन दिशा प्रदान करने के लिए वर्ष 1948 में शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इस शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया और कहा कि शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए और शिक्षा के संपूर्ण आधार में परिवर्तन किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के विकास। अभी तक हमने जितने भी देखे सब स्वतंत्रता के पूर्व जितने भी आयोगे, सिफारिशें, विधेयक आए, सब क्या हुआ, सभी शिक्षा के पूर्व की बात। लेकिन अब हम शिक्षा के बाद स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के विकास देखेंगे। सबसे पहला विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 या राधाकृष्णन आयोग। सरकार ने 4 नवंबर 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
इसे इसलिए इन्हीं के नाम पर इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। यह स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव। विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य। नंबर 1 था विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, मतलब विश्वविद्यालय में शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। दूसरा शिक्षण स्तर, दूसरा था शिक्षण स्तर। तीसरा था अनुशासन कार्य। चौथा था परीक्षा प्रणाली। पांचवा था स्त्री शिक्षा। छठा था शिक्षा का माध्यम। सातवां था ग्रामीण विश्वविद्यालय। आठवां था प्रशासन। नौवां था पाठ्यक्रम। 10वां शिक्षकों की समस्या। 11वां व्यवसायिक समस्या। 12 धार्मिक शिक्षा। 13 छात्र कल्याण। नंबर 2 माध्यमिक शिक्षा आयोग या 1952 का मुदालियर आयोग। देखिए, भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति में जांच करने के लिए सरकार ने 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की जांच करने के लिए सरकार ने 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा का आयोग गठन किया। इसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसी कारण इस आयोग की मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। आयोग की सिफारिश एवं सुझाव। प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। नंबर 2 सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। नंबर 3 बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने की पूरी स्वतंत्रता हो। नंबर 4 पाठ्य चर्चा वास्तविक जीवन से संबंधित हो। नंबर 5 सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 6 बालिका विद्यालय खोले जाएं। कोठारी आयोग 1964। शिक्षा आयोग का संबंध या तो विद्यालय शिक्षा से या फिर विद्यालय शिक्षा से प्राथमिक विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय से और माध्यमिक विद्यालय से और माध्यमिक का विश्वविद्यालय शिक्षा से। इसको लेके ही भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष DS कोठारी थे, इसलिए आयोग की कोठारी, इसलिए इसे कोठारी आयोग कहते हैं। फिर से देखिए, कोठारी आयोग 1964। शिक्षा आयोग का संबंध या तो विश्वविद्यालय से हो या तो फिर विश्वविद्यालय शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा से और माध्यमिक का विश्वविद्यालय शिक्षा से। इसको लेके ही भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष DS कोठारी थे, इसलिए इस आयोग को कोठारी आयोग कहते हैं। कोठारी आयोग की सिफारिश एवं सुझाव देखिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद प्रथम डिग्री कोर्स 3 वर्ष का। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद प्रथम डिग्री कोर्स 3 वर्ष का हो। नंबर 2 द्वितीय कोर्स का समय 2 या 3 वर्ष का है। नंबर 3 प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो। शिक्षण सामग्री बच्चों का निःशुल्क मिले। नंबर 4 प्रोत्साहन के रूप में बच्चों छात्रवृत्तियां दी जाए। नंबर 5 बच्चों को रुचि योग्यता को ध्यान में रखकर शिक्षा विधियां अपनाई जाए। बच्चों को रुचि योग्यता को ध्यान में रखकर शिक्षा विधियां अपनाई जाए। नंबर 6 अध्यापक ही बच्चों का सच्चा मार्गदर्शक हो। नंबर 7 शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के 5 लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। कोठारी ने कहा था, ये 7वीं मतलब शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के 5 लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। फिर नंबर 1 शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना। नंबर 2 शिक्षा का आधार लोकतांत्रिक किया। नंबर 3 शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता कायम हो। शिक्षा द्वारा सामाजिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। नंबर 5 शिक्षा द्वारा मानवीय मूल्यों का बढ़ावा दिया जाए। तो ये वीडियो फिर से एक बार देखिए। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के 5 लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना। शिक्षा का आधार लोकतांत्रिक किया। नंबर 3 शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता कायम हो। नंबर 4 शिक्षा द्वारा सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो। नंबर 5 शिक्षा द्वारा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर करिएगा। थैंक यू।